गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चन है सब। और ये है उनकी अरुणा सानवा की ही ये जो जर्नलिस्ट जो थे, पिंकी नाम था, रिंकी या पिंकिया नाम था, जो पिटिशनर जो ले गई थी इनको कि पिंकी बिरानी कि ये पैसे यूथनेसिया का डिमांड की थी। अभी नहीं सोचो कि अपने दोस्त को मारना चाहेगी। अपने दोस्त से इतना प्यार है, लगाओ, देख रहे कि मेरी फ्रेंड है यार, ऐसी पड़ी हुई है, कभी भी होश में नहीं आएगी, ऐसे हर चीज़ ऐसे खिलाया जा रहा है, तो ये कहकर डिमांड किया। अब ये नहीं कि दोस्त से दुश्मनी हो कि ये इसको आज मौका मिला है, आज अब साफ कर दिया जाए, ऐसा कभी नियत नहीं आएगा। पिंकी बिरानी आई थिंक देखो रोड के किनारे ही बैठकर पिक्चर लिया हुआ है। रोड के किनारे बैठी हुई हैं, गाड़ियाँ जा रही है। ये है काटजू साहब। तो नेक्स्ट डे उसी उसी पार्ट में है, अरुणा सानबाग अनकॉन्शियस पाई गई थी। देखो 1973 का है और डेथ कब की है, 73 का है। और जो केस जो आया ना, ये कब का है, 11-12 का है ना। तो कितने साल, और भी डेथ की उस समय ने, उसके बाद डेथ की है। तो लगभग आपका 35 साल लगभग मान लो कि ऐसे रह गई वो। 35 साल तक उन्होंने, सारे नर्सेस ने अपनी सेवा की उनकी, 35-40 साल लगभग, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अब है 2009, आफ्टर 36 ईयर हो गया ना सिंस द इंसिडेंट, फ्रेंड और ट्रॉमा जर्नलिस्ट पिंकी ईरानी पिटिशन, ये इतने इतने साल बाद पिटिशन गया। हाँ, वेजिटेटिव स्टेट अनेबल टू मूव हर्ली, रिलायंट ऑन मास्ड फूड, मतलब मास्ड फूड मतलब पिसा हुआ खाना, थोड़ा मुलायम किया हुआ खाना। केम हॉस्पिटल मुंबई, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टीम ये ले, डॉक्टर ने स्टडी किया, ओपिनियन क्या दिया, हर ब्रेन वाज डेड, सी एग्जीक्यूटेड यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्टिंग सिचुएशन, मतलब पूरी मरी नहीं है, सिचुएशन से रिएक्ट कर रही है। एडिशनली हर बॉडी लैंग्वेज डिड नॉट सजेस्ट हर डिजायर टू इन द लाइफ, मतलब लगता नहीं है कि मरने की चाहत है, मतलब सच जो पैरामीटर नॉर्मल आ रहा है। तो ये कहने का मतलब, नर्सिंग स्टाफ ऐसे शो किया डिलीजेंस ऑफ केयर कि हम अपने कर लेंगे, निष्ठा दिखाई कि हम केयर कर लेंगे। तो भाई कोर्ट क्यों बोले, कोर्ट बिलीव दैट इथनेसिया वाज नॉट नेसेसरी इन दिस केस, मेड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इथनेसिया। एक्टिव इथनेसिया क्या होता है, ये डिफिनेशन है, देख लो जो मैंने बोला था, नोट करने की बात है। एंड कहाँ गया, ये एक्टिव इथनेसिया मतलब वो लीगल लीथल ड्रग देकर मार देना। इंडिया के लिए आईपीसी ये है, आईपीसी जानो या ना जानो ये सामने रख दिया है। पैसे उतने से विड्रॉ कर देना एंड की डिफरेंसेस लाई इन द, ये सब जजमेंट क्या आया, अपेक्स कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें बोली, ग्रांटिंग पैसे रिजेक्टिंग ये, क्लेरिफाइड डिसीजन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, इसके लिए पिटिशन जाएगा, बेंच बैठेगी, बेंच डिसाइड किया जाएगा, 3 रेपुटेबल डॉक्टर थर्ड एग्जामिनेशन किया जाएगा एंड नोटिस दिया जाएगा एंड हाई कोर्ट रिक्वायर्ड टेक अ स्टेप डिसीजन, इतना ही। जजमेंट इन कॉमन कॉज केस, ये तो हुआ हमारा जो कॉमन कॉज जो पैसिव इथनेसिया का रिगार्डिंग जो चल रहा था, ये तो नोट में चल रहा था, नोट यहाँ, अरे यार ये क्या है, यहाँ नोट देखे मैंने, यहाँ ब्रैकेट बंद किया था, ये भी नहीं आया। अब जजमेंट इन कॉमन कॉज वाला में जो जजमेंट था पैसिव इथनेसिया का रिगार्डिंग जो शुरू में हमारा चल रहा था, उसमें जो जजमेंट क्या आया है देख ले। लाइफ टू राइट, ये कॉमन कॉज इसका नहीं, अरुणा सनबॉग का तो ये अलग था, ब्रैकेट में चल रहा था, यहाँ ब्रैकेट, इससे पहले ब्रैकेट क्लोज कर लेना यहाँ पर। यहाँ वो जजमेंट जो हम चल रहे थे, यहाँ कॉमन कॉज का जजमेंट क्या आया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम अप विथ ए जजमेंट दैट ए पर्सन हैज द कंप्लीट राइट टू लाइफ, जो मैंने बोला उतना ही है, कुछ नहीं है। लाइफ सपोर्ट मशीन कैन नॉट बी रिमूव
for those patients who are terminally ill and incurable. Also the court allowed the people to choose not to be kept on artificial, ये कुछ नहीं. Court set guidelines set किया on how to create and use advance directive to make passive euthanasia legal. तो लिविंग विल ये तो पहले भी आ चुका था. एंड लिविंग विल एल्सो गिव फैमिली मेम्बर लीगल राइट, फैमिली मेम्बर को भी राइट होगा क्योंकि वो बेहोश हो गई अनकॉन्शियस है तो कहाँ से देगी. तो ऐसे हैं गाइडलाइन हाईलाइटेड द नीड फॉर द कंपैशनेट अप्रोच. तो सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइन फॉर द पैसिव यूथनेसिया इंक्लूडिंग नीड फॉर इन्फॉर्म कंसेंट एंड इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइन उन्होंने दिया इतना जानने की जरूरत है. अब चलते हैं नेक्स्ट जजमेंट पे. स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यहाँ मैटर क्या है कि कितना है यार 10-15 स्लाइड और है. ये मैटर में क्या गया कि ये फिर यहाँ आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो स्वप्निल त्रिपाठी एक लॉयर लॉ स्टूडेंट थे क्या है. तो इन्होंने पिटीशन डाला कि भाई जो जजेज को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे जजेज को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और जो मिनिस्ट्री के साथ जो कॉरस्पेंडेंस होता है, जो लेटर के साथ जो बातचीत होती है, जो रिकमेंडेशन दी जाती है, और इनकी सैलरी कितनी है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब ओपनली डिक्लेयर किया जाना चाहिए. ठीक है, ये डिक्लेयर किया जाना चाहिए. और क्योंकि इससे लोगों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. तो एक तो ये था मैटर. एंड दूसरा था सॉरी इससे नहीं नहीं ये मैटर था क्या कि जो कोर्ट में जो जो अगला जजमेंट आएगा उसमें, सॉरी, जो कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है ना, तो जो जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो लार्ज मासेस को अफेक्ट कर रही है, इसका लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए कि सब लोग इसको देखें, ताकि इसमें लोगों में अवेयरनेस फैलेगी. कैसे कोर्ट में जब केस मुकदमा चलता है, कैसे जो जजेज रिएक्ट करते हैं, कैसे वकील रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो अपना और वहाँ क्या राइट की बात होती है, तो लोग इसके बारे में ज़्यादा जाने, ज़्यादा समझे, कोर्ट में प्रोसीडिंग इसको लीगल मैटर को लोग समझ पाए, तो अवेयरनेस रहेगा, लोगों को राइट सही तरीके से मिल पाएगी. लोग जानेंगे कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस से हम जा सकते हैं, कोर्ट में ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल अनअवेयर नहीं रहेंगे, कोई वकील भी इनको बेवकूफ़ ना बना दे. तो इसके लिए इन्होंने पिटिशन किया. अब है कि कुछ केस में पिटिशन जब गया तो वही है कि किसी का अगर प्राइवेट बात है तो सब लोग देखेंगे, तो ये भी अच्छा नहीं लगता. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी को देखते हुए, इंडिविजुअल की डिग्निटी को देखते हुए, ऐसे ही जैसे जहां अगर कोई किसी का रेप का हो, कोई फीमेल का मैटर ऐसा कुछ हो, उनके इज्जत की मैटर हो, तो उसको क्यों लाइव स्ट्रीम कराएंगे. लेकिन जैसा मैटर लगता है कि हाँ लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है, ओपनली सबसे रिलेटेड है, सबको अफेक्ट होने वाले हैं, और ये कोई छिपाने वाली कोई मैटर है नहीं है, किसी की प्रतिष्ठा चली जाएगी इसमें, तो उसको लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए. तो ये सब जजेज की बेंचेस थी, और सेवरल इंडिविजुअल ग्रुप्स, स्वप्निल त्रिपाठी और बाकी आदमी का नाम है, नाम जानने की जरूरत नहीं है, अंडर 32 के जरिए गए, तो ये पिटिशन लगे सुप्रीम कोर्ट में कि ये सबको जानने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच किया. दे sought a declaration किसके regarding that Supreme Court case proceeding of a constitutional significance, public impact should be live streamed. तो petitioner also requested that क्या requested किया, determine which cases should apply qualify for, मतलब आप डिफाइन करें किसको हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, किसको नहीं. तो petitioner ने बेस दिया क्या, ये जजमेंट का बेस दिया. मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ कि जजमेंट के अनुसार कोर्ट ने ओपिनियन दिया था, बहुत पहले का जजमेंट है ये. तो ये जजमेंट बहुत 1960 का ही 66 का जजमेंट है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है ना उसको मीडिया जो है पब्लिश कर सकती है. जैसे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो जजमेंट आ रहा है, मीडिया ऑफकोर्स पब्लिश कर सकती है. चाहे जो बीच में प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको पॉजिटिव वे में कर सकती है या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकती है, ये भी है.
तो ये जजमेंट का रेफरेंस दिया कि जब मीडिया पब्लिश कर सकती है कोर्ट के प्रोसीडिंग को, तो इसको क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट का रेफरेंस देते हैं। जजमेंट का रेफरेंस आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें थे 3 जजेज थे कोर्ट में, और ये लॉयर यंग लॉ स्टूडेंट, अब तो लॉयर बन चुके हैं, कोर्स वोर्स फिनिश खत्म हो गया, पता नहीं उसमें शायद फाइनल ईयर या इंटर्न LLB के स्टूडेंट है। एंड कोर्ट ने कंक्लूड किया वही सब, लाइव स्ट्रीम दिखाया जाए, ये दिखाया जाए, डिग्निटी प्राइवेसी ये सब सबको दोनों को बैलेंस करते हुए कोर्ट नोटेड राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। क्यों, देखो क्योंकि 32 के अंदर क्या है कि फंडामेंटल राइट के, एक तो फंडामेंटल राइट को, कौन सा फंडामेंटल राइट को के लिए गए, तो फंडामेंटल राइट क्या है कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, तो ये सबका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। इस फंडामेंटल को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गए। अब अभी था ना कि 32 के जरिए कौन सा फंडामेंटल राइट के लिए 32 में गए, 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गए, तो हमारा जो जस्टिस मिले सबके लिए एक्सेसिबल हो, ये फंडामेंटल राइट है, किसके जरिए, आर्टिकल 21 का ही एक पार्ट है एक तरह से। ऑलरेडी कहीं ना कोई जजमेंट में ये आ चुका है, तो उसी को हवाला देकर अगर आर्टिकल 21 में या राइट टू एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, इस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए 32 के जरिए हम आए हैं, ताकि इसको लाइव स्ट्रीमिंग करवाएं, ताकि सब लोग जाने, सब लोग समझ सके, तो इजीली एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, डिफिकल्टी ना हो। तो ये इसका पर्पस था। और कोविड के बाद देखा है कि कोविड के बाद लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत ज़्यादा होने लग गया, और कोविड के टाइम में तो सारे लाइव स्ट्रीमिंग ही हो रही थी, और सारे सारे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी, सारे ऑनलाइन चल रहा था। ये ऐसा नहीं कि कोई चैनल पर दिखाया जा रहा था, पर ऑनलाइन चलती थी, सबको लिंक मिलता था, जो जो जिनका जिनका मैटर लिस्ट हुआ है लिंक मिलेगा, लिंक के लिए कुछ पासवर्ड रहता था, पासवर्ड मिलेगा, आप बैठे बैठे हर कोई लॉयर एडवोकेट जो भी एडवोकेट है जजेज उस टाइम में अपना खोलेंगे, बैठे रहेंगे, और जो आपने पिटिशन लगाया वो PDF के फॉर्म में मेल कर देंगे, वहाँ पास पहुँचेगा, उनके पास में मेल रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी वकील हैं वो अपना PDF वहाँ भेजे रहेंगे, मेल किए हुए रहेंगे, मतलब रजिस्ट्रार को, उस हिसाब से ऑनलाइन करके सब सिस्टम चल रहा था। अब धीरे धीरे ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन, कोविड खत्म हुआ तो ऑफलाइन शुरू हो गया। अभी भी कुछ कुछ ऑनलाइन प्रोसीडिंग देखते हो कि इंटरनेट पर आता है, कुछ कुछ जजेज का अक्सर आता है, यानी अभी भी वो भले वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा हो, वो जो वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, तो उसका क्लिप काट करके इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है, इंटरनेट पर या उनके साइट पर अपलोड होते होगी, कंसर्न हाई कोर्ट के, अब सुप्रीम कोर्ट के भी साइट पर अपलोड करते हो लोग। और एक मैं बता दूं, इसका लाइव स्ट्रीमिंग चलता था, बुड़का वाला जो मैटर था, हिजाब वाला जो मैटर कर्नाटका में, उसका लाइव स्ट्रीमिंग चलता था हमेशा, उसका पूरा जो हियरिंग हुई उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। तो कोर्ट ने वही बोला, नाउ वेल सेटल आर्टिकल 91 राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब इसका पार्ट है, रिसीव इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे देखकर। तो कहते हो इसका मतलब क्या है कि कंफर्म द राइट टू नो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। जानना, जानेंगे तभी तो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे ना, बोल पाएंगे ना। तो ये आर्टिकल 91 का ही है। द कोर्ट आल्सो रिमार्क दैट it was now well settled that article 19 clause 1 confers the right to know and receive information, and so the public is entitled to witness कोर्ट प्रोसीडिंग, मतलब यानी जानना, इंफॉर्मेशन लेना, ये किसका पार्ट हो गया, राइट आर्टिकल 19 का पार्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, ये भी जान लो, इसको अंडरलाइन कर लो ध्यान से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का ही पार्ट है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, इंफॉर्मेशन लेना, ये हमारा स्पीच एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, आर्टिकल 19 का पार्ट है। ऐसे 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 आया, लिंक द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड विथ वैल्यू ऑफ डिग्निटी, ठीक है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। फिर देखो एक केस गया, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस चंद्र अग्रवाल।
मैं सोचता हूँ अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, लेकिन ये मैटर क्या था, थोड़ा जज कौन थे थोड़ा देख लो। कुछ ना कुछ तो ये पावर पॉइंट में ही या तो कुछ क्या दिक्कत है, ये कलर ऐसे चेंज। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुभाष चंद्र अग्रवाल, इन्होंने पिटीशन क्या डाला, पीआईएल डाला कि जो जजेज का जो ट्रांसफ़र होता है, अपॉइंटमेंट होता है और प्रमोशन होता है, तो इसके रिगार्डिंग जो कॉरस्पेंडेंस होती है मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ, कॉरस्पेंडेंस मतलब जो लेटर जाता है, जो बातचीत होती है, जो रिकमेंडेशन जाता है, उसको पब्लिकली ओपन किया जाए। साथ में जजेज की जो प्रॉपर्टी है उसको भी पब्लिकली ओपन किया जाना चाहिए। तो ये पिटीशन गया। तो पिटीशन तभी गया जब मैटर जो है पहले आरटीआई डाला गया, राइट टू आरटीआई 2005 आरटीआई एक्ट बना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है। तो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग क्या है देखो, इन्वॉल्व 3 सेपरेट आरटीआई एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सुभाष अग्रवाल, ए बिजनेसमैन एंड आरटीआई एक्टिविस्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहा इन्होंने, फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे फंक्शन करती है, उसमें क्या मैटर था, पर्टेन टू जुडिशियल कॉरस्पेंडेंस एंड एलिज्ड इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस होता है उनका रिकमेंडेशन का, वो कौन है, क्या रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं, कितना नाम जाता है, किस ग्राउंड पर आप रिकमेंडेशन देते हो, ये सब चीजें। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सॉट द कंप्लीट कॉरस्पेंडेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया रिगार्डिंग ए यूनियन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर की बात है खासकर, यूनियन मिनिस्टर एलिज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ए जुडिशियल डिसीजन थ्रू ए हाई कोर्ट जजेज। तो कैसे है जो इनका इन्फ्लुएंस होता है, क्या जज कैसे जजेज को ट्रांसफर होता है, बेसिकली ये था। द इंफॉर्मेशन वाज इनिशियली डिनाइड बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या होता है ऑफिसर, मैं बताऊंगा। अब देखो आरटीआई के तहत होता है कि पीआई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर जगह आपको रखना है, हर पब्लिक इंस्टीट्यूट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, इन आरटीआई के जरिए इनको रिप्लाई करना है। इसने डिनाई कर दिया कि ये जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसर्निंग ए यूनियन मिनिस्टर्स एलिज्ड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ए जुडिशियल डिसीजन थ्रू ए हाई कोर्ट जजेज। तो यूनियन मिनिस्टर क्या था कि देखो, correspondence of the chief justice of India concerning a union minister's alleged attempt to influence a judicial decision through ये यूनियन मिनिस्टर का ये alleged attempt to मतलब कैसे हाई कोर्ट के जजेज के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जजमेंट को, उसका एक पिटीशन था। तो बेसिकली मतलब था कि जजेज को कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, किस बेसिस पे अपॉइंट करते हैं, दोनों में कितने रिकमेंडेशन जाता है, क्या क्वालिटी देखी जाती है, ये सब जानने का मतलब था। तो जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन का यहाँ हुआ, स्टेट में होंगे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, या नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट या किसी पब्लिक बॉडी के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, उनको रिप्लाई करना होता है। उसमें पीरियड है विद इन 10 डेज 15 डेज कुछ ऐसा पीरियड है, इसमें कंपलसरी मैंडेटरी है, रिप्लाई करना ही करना है। रिप्लाई किया क्या, जवाब क्या दिया, इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि who argued that the information was confidential and exempt under the RTI Act। ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, इससे बियॉन्ड है। फिर है जुडिशियल अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। देखो ये मैटर थोड़ा सा उल्टा कुछ ना कुछ इसमें अपॉइंटमेंट का रिगार्डिंग रिलेटेड दूसरा है। ये कह रहे हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है क्या कि हाई कोर्ट के जजेज को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जजमेंट के लिए या कोई ऑर्डर पास करने के लिए। तो कौन क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इस रिगार्डिंग ये आरटीआई गया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सॉट द कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसर्निंग ए यूनियन मिनिस्टर्स एलिज्ड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ए जुडिशियल डिसीजन थ्रू ए हाई कोर्ट जज। यानी यूनियन मिनिस्टर जो है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस को, तो इसमें चीफ जस्टिस ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया, कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश की, क्या इनका ओपिनियन है चीफ जस्टिस का इस रिगार्डिंग कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं जो हाई कोर्ट को जजेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
ऐसा ये चल रहा था। अब कौन सा लॉ मिनिस्टर कौन से जज को अफेक्ट कर रहे थे, यहाँ डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। इस रिगार्डिंग सीजीआई क्या कर रही है, ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो क्या कमेटी बैठाया गया, ऐसा एलिज अटेम्प्ट है, ऐसा लोगों का मानना कि ऐसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। कोई इंक्वायरी किया, कमेटी बैठाया, उनसे वर्बली पूछा गया, ऐसा कुछ किया, या ऐसा कुछ आरोप लगा है तो कहीं ट्रांसफर कर दें, यहाँ यहाँ भेज दें, कुछ ऐसा कुछ हुआ तो वो उसका रिगार्डिंग अगर कुछ एक्शन लिया है तो वो करस्पॉन्डेंस की बात हो रही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे वे में बोल दिया था। और ये था अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन जो भी है वो रिलीज किया जाए। तो इसके बारे में बोला कि ये भी, इसको भी आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं, ये और कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता ये भी। फिर कहा कि एसेट डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि एसेट कितने हैं वो डिक्लेयर किया जाए, इस रिगार्डिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो रिस्पोंडेंट्स आउट वही कहा था, इनिशियली रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द डिस्क्लोजर एंड द आरटीआई एक्ट। तो ऑन अपील द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैं इनके बारे में बताऊंगा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या होता है और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या होता है। ऑर्डर किया तो जब जब आरटीआई डाला, आपने आरटीआई डाला, कंसर्न पर्सन को पास जाएगा, जो जैसे मान लें कि आप एम्स को आरटीआई डालें, कितने पेशेंट आते हैं, कितने कैंसर के पेशेंट हैं, कितना इलाज होता है, कितने दवाई खर्च होते हैं, कितना फंड मिलता है। तो एम्स में जो आरटीआई फाइल किया तो उनके पास, एम्स में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनके पास वो जाएगा, मेल जाए या लेटर जाए, और उनको जब कहा जाएगा कि आपको जवाब देना है 15 दिन के अंदर, ऐसे पीरियड है, और वैलिड जवाब देना है। अगर आप जवाब से खुश नहीं, चाहे जवाब ही नहीं दिया, तो यू कैन कंप्लेन टू से ये सेंट्रल इस कमिश्नर को अपील करोगे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को, सीआईसी को, कि मैंने आरटीआई डाला, उन्होंने जवाब नहीं दिया, टाइम भी खत्म हो गया, ये क्या है। तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन उसको नोटिस जारी करेगी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, क्या बे क्या चल रहा है ये मैटर, ये मैं गया तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, मनमाना कर रहे हो। तो अब है जो एक्शन लेने के लिए है, जो वहाँ का डायरेक्टर को बोला जाए कि आपका ऑफिसर ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटाइए, नहीं तो इस पर एक्शन लीजिए, क्यों नहीं किया, क्यों जवाब नहीं दिया, और जवाब इतना दिन में आप मुझे जवाब भी दीजिए, जवाब नहीं दीजिएगा तो आप यहाँ अपीयर होना पड़ेगा, क्योंकि सिविल कोड का पावर है इनको, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को। फिर भी नहीं हुआ तो फिर भाई कंटेम्प्ट का नोटिस, नहीं तो फिर कंसर्न जो आगे अथॉरिटी को, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर भेज दिया जाएगा कि इन पर एक्शन लिया जाए, लो ना डायरेक्टर पर एक्शन लेकर डायरेक्टर को हटा दिया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री हटाए। तो ऐसे ऐसे सिस्टम ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन ने क्या किया, ऑर्डर द डिस्क्लोजर ऑफ द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कमीशन बोलेगी जो बात पूछा गया जवाब दो भाई। तो सीपीआईओ, तो ये सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या है, चैलेंज द ऑर्डर, क्योंकि जवाब उस ऑफिसर को देना है। ऑर्डर को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट विच अपहेल्ड द सीआईसी रूलिंग। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ने जो बोला था उसको, रूलिंग को कहा कि नहीं जवाब देना चाहिए, स्टेटिंग दैट द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पब्लिक अथॉरिटी और आरटीआई, कहा कि पब्लिक अथॉरिटी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पब्लिक बॉडी की तरह होंगे ये, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुए हैं, तो जवाब देने में क्या दिक्कत है। Consequently, the case was brought before the Supreme Court। तो ये फिर मानने वाले क्यों थे सीपीआई, ये पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो बोला ये सुप्रीम कोर्ट भी वही बोलेगी कि भाई आरटीआई में आना चाहिए, पब्लिक बॉडी है, पब्लिक अथॉरिटी है, ये लोगों के लिए सर्व करने के लिए बने हैं, तो ये क्यों नहीं रिलीज होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, लोगों को जानने का हक है। तो जो बातें हैं यहाँ जजमेंट में यहाँ आया है, established by the constitution and offices are subject to public scrutiny, क्योंकि पब्लिक ऑफिसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन है, तो कैसे अपॉइंटमेंट सबके बारे में सबको जानने का ये हक है। तो ये इतना सारा ये कोर्ट रूल दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाइटल, ये जितना चीज़ है, जितना बातें हैं, लिखने वाली बातें देख लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इससे पब्लिक ट्रस्ट लोगों को बढ़ेगा, इससे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की बात ही नहीं होती है। इतना मैटर यहाँ तक है जी। अब देखें चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बता दूँ, 2005 में आरटीआई एक्ट बना, उसके जरिए प्रोविजन है कि चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होंगे और 10 इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होंगे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे एंड 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, मिनिमम 10।
10 होंगे, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा स्टेट लेवल पर। मिनिमम 10 वहाँ भी ऐसे है, एक कमिश्नर चीफ कमिश्नर और 10 नीचे वाले ऐसे। सुनो क्या है, आरटीआई एक्ट के तहत ये बना और ये है कि इनका अपॉइंटमेंट जो करना है प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, वर्ड सेंट्रल इस्तेमाल नहीं होगा, स्टेट के लिए इस्तेमाल होगा स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल के लिए सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट वाले में गवर्नर अपॉइंट करेगी, ठीक है। सेंट्रल वाले में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी। अब देखो लेकिन हटाने का काम प्रेसिडेंट का काम है, स्टेट वाले में हटाने का काम वहाँ गवर्नर का नहीं, प्रेसिडेंट ही हटाएगी। जैसा स्टेट इलेक्शन कमीशन में कैसे हटाने का काम प्रेसिडेंट का है, अपॉइंट गवर्नर करेगी लेकिन हटाएगी स्टेट, ठीक। ये है, ये एक्ट के तहत बनाया गया, इतने मेंबर के लोग अपॉइंटमेंट ऐसा होगा। इनके जो मेंबर जो होंगे ना 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो 65 ईयर मैक्सिमम, मतलब इसके बाद नहीं रहेंगे। अगर शुरू में कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और वो प्रमोशन हो के वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना, तो टोटल मिलाकर टेन्योर 5 ही साल होना चाहिए। अगर पहले 3 साल रह गए तो अगले 2 साल ही रहेंगे, या 65 जब हो जाए तो। इनकी सैलरी जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का भी जो सैलरी जो है ना पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, समझ गए। टेन्योर इनका 65 साल या इसके बाद भी क्या होगा, जो इसके रिगार्डिंग जो नियम बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट के रिगार्डिंग भी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का उसका भी जो टेन्योर जो है ना, वो अगर चेंज करना डिसाइड करना है तो अदरवाइज पार्लियामेंट को पावर होगा, स्टेट को नहीं, पार्लियामेंट को ही। वो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, जो 2005 वाला जो एक्ट था उसको 2019 में अमेंडमेंट करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे जोड़ा गया, मतलब पार्लियामेंट को पावर रखा गया पार्लियामेंट के पास। एक तो ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, अपॉइंटमेंट, और वही अपॉइंटमेंट होने के बाद उनका सर्विस कंडीशन को कम नहीं किया जा सकता, सैलरी अलाउंस इसे वो कम नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट हो गया, जब से अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद उसको कम नहीं किया जा सकता, जो भी एडवांटेज मिल रही हो। अब देखो इनको हटाने का ग्राउंड हटाना है तो प्रेसिडेंट हटाएगी दोनों केस में, सेंट्रल और स्टेट दोनों इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। अब ग्राउंड क्या है, वही सब कोई क्राफ्ट प्रैक्टिसेस में या कोई पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किए हो या कोई लीगल टेंडर में इन्वॉल्व में, गवर्नमेंट लीगल टेंडर में या ऐसे में इन्वॉल्व हो जिसपे आपका पर्सनल गेन हो रहा हो, कोई बिजनेस में ऐसे इन्वॉल्व हो और जिसका मैटर खुद यहाँ आया हुआ कंप्लेन, तो बेसिकली ये सब कोई करप्शन, कोई प्रॉफिट हो, ऑफिस वाला में इन्वॉल्व हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंगेजमेंट में जैसे आता है सबका इन्वॉल्व हो, ये ग्राउंड। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब करप्ट हो गए हो, करप्ट हो गए, बैंक करप्ट हो, ये अनसाउंड माइंड को हो, इनकैपेबल हो, इनकैपेसिटी हो, ये सब ग्राउंड है हटाने का। फिर हटाने वाला में क्या है कि अगर हटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिकमेंडेशन जाएगा, वो कमेटी बैठाएगी सुप्रीम कोर्ट की जज, और जो रिकमेंडेशन देंगे वो बेसिस पर ही उनको प्रेसिडेंट हटाएगी। स्टेट वाला में भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही का ही कमेटी बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठाएगी, वो जो रिकमेंड करेगी कमेटी जो ओपिनियन देगा उसके ग्राउंड पर ही हटाया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट नहीं कमेटी बैठेगी, हाई कोर्ट के जज कमेटी नहीं, हाई कोर्ट कमेटी नहीं बनाएगी, ऐसे हटाने का ग्राउंड है। अब काम क्या है, काम है आरटीआई के तहत जो नियम बना है वो फॉलो करवाना, ठीक है, कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी, पब्लिक बॉडी है वहाँ आरटीआई, वहाँ एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एक होना ही चाहिए, ठीक। कोई आरटीआई और वो कैपेबल हो, परफॉर्मेंस उनका कैसा है, साल का उनका रिपोर्ट इनके पास पहुंचे, उनको देख रेख करना, कितने इनके पास आरटीआई गया, कितना जवाब दिया, कितने का जवाब नहीं दिया, नहीं दिया तो कौन सा ग्राउंड पर दिया, एक तो ये। फिर और ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिसर जो है स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ये साल का जितना इनका आरटीआई फाइल हुआ हर जगह से कंबाइंड करके उसका रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट को देंगे और ये असेंबली को भेजेंगे,
असेंबली मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को वहाँ रखा जाएगा कि हाँ भाई इस साल में इस स्टेट में इतने या इस कंट्री में इतने पीआईएल नहीं आरटीआई फाइल हुए, इतने का जवाब दिया, ऐसे ऐसे मैटर से ज़्यादा रिलेटेड थे। कोई आरटीआई फाइल किया, जवाब नहीं मिला सही से, तो इनको कंप्लेन वैसे करेगा, ये एक्शन लेंगे। क्यों नहीं जवाब दिया, आदमी था या नहीं, आदमी कैपेबल था या नहीं, अब तक तुम कितना जवाब दिए हो, जवाब दिए तो गलत जवाब दिए, गलत जवाब क्यों दिए, ये सब वो। साथ में सिविल कोर्ट का पावर है, किसी किसी कोर्ट को किसी अथॉरिटी से कोई एविडेंस कोई प्रूफ चाहिए तो मांग सकते हैं, किसी पर्सन को बुलाना है तो अपेयर करवा सकते हैं, किसी आरटीआई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में कोई कंप्लेंट शिकायत है तो उसको बुलाकर अपेयर करके उससे ओथ लेके सामने, जैसे होता है शपथ लेकर, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं गीता के सामने जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, तो सब चीज़ जांच पड़ताल इंक्वायरी कमेटी बैठाकर सब चीज़ करना, एक्शन लेना, सिविल कोर्ट की पावर अथॉरिटी है इनको दोनों को। तो एक तो ये, अब बाकी और क्या, मतलब बेसिकली आरटीआई एक्ट के तहत जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट कराना, इन्फोर्स कराना, उसको देख रेख करना, उसका रिपोर्ट भेजवाना, ये सब इनका काम है। कोई एक्शन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सही से एक्शन नहीं लिया तो उन पर फाइन लगेगा, और डिले किया तो पर डे का 250 रुपीज लगेगा, तो उन पर फाइन पनिशमेंट पेनल्टी लगेगी। तो ये सब है इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रिगार्डिंग। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिगार्डिंग बता दिया, सीआईसी बोलते हैं, स्टेट के रिगार्डिंग बता दिया। तो इस चुपचाप जाके एक बार बुक खोल लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा दिया हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, तो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट के द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया है, समझे। ये था। अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, ये हो गया ना, इंडिपेंडेंस ऑफ द बट पब्लिक ट्रस्ट। ये अब है नेक्स्ट केसेस में है, कोविड-19 में पीआईएल गया सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, इसमें गाइडलाइन इशू किया कि भाई सिर्फ कोई रेसिडेंस के आधार पर किसी को हम बेड प्रोवाइड ना करें, कोविड में वैक्सीन ना लगाए, ट्रीटमेंट ना दे, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट का हो उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल किया जाए, सरकार वैक्सीन सबको लगाए, वैक्सीन पर एक्सपेंडिचर बढ़ाए, बेड ऑक्सीजन सब जगह अवेलेबल करवाए, सरकार को डायरेक्शन दिया, ट्रीटमेंट बढ़ाए, डॉक्टर और अपॉइंट करे, डॉक्टर पूरा पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सब पूरा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, तो इसके आधार पर सबको ऑक्सीजन का, बेड का, ट्रीटमेंट का और वैक्सीनेशन का फैसिलिटी सरकार ने प्रोवाइड कराना शुरू किया। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर की, इसमें भी जो बोला उतना लिखा हुआ है, ये देखना है, नोट करना है, नोट करना है। एंड सुप्रीम कोर्ट हमेशा दिल्ली में जो पोल्यूशन रहती है एनसीआर रीजन में, तो हमेशा देखते हो हर ठंडे के दिन में सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर रिलीज करती है, इतना पोल्यूशन है, व्हाट आर यू डूइंग, एकदम। जो अटॉर्नी जनरल है, मुझे याद है अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेज इतना डांटती थी, इतना डांटती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो थे उनसे कहीं ना कहीं 4-5 साल सीनियर थे। उस समय अटॉर्नी जनरल जो मुकुल रोहतगी थी रिलेटिवली हो गए 55 के 60 के 55-60 के आसपास, और जो जजेस थे उनसे कम से कम 6-5 साल सीनियर होंगे। तो इनको बहुत ज्यादा, व्हाट आर यू डूइंग, सी द पीपल आर चोकिंग, पीपल आर डाइंग, व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग, व्हाट मेजरमेंट्स आर टेकिंग, हाउ विल यू मिटिगेट, ऐसे मतलब इन द सेंस ये सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे डांटते थे। जब वेंकट रमनी बने क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, तो ये काफी सीनियर थे, शायद 80-85 साल के वेंकट रमनी थे, पौंडीचेरी के थे वो। तो उनको कोई नहीं ऐसे, उनको डांट कर ऐसे जज नहीं बोलते थे, लेकिन जब थोड़ा यंगर होता तो उनको ऐसा डांट कर। वेंकट रमनी के टाइम में ऐसे पोल्यूशन तो हर साल आता था, हर साल ठंड के टाइम में कोई ना कोई ऑर्डर जारी करती है कि पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है, हमारे पास पेश किया जाए। सरकार क्या बोलेगी, हम व्हीकल को बंद कर दिए, सीएनजी वाली व्हीकल चल रही है, अल्टरनेट स्कीम, और इवन ऑड वाला, इवन नंबर की गाड़ी आज, ऑड नंबर की गाड़ी कल होगी, ऑफिस का टाइम डिफरेंट टाइम कर दिए कि ताकि मैक्सिमम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके। और फिर उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन रख दिया कि लाकि लोग ट्रांसपोर्ट ट्रेवल ना करें। फिर वहाँ क्रॉप बर्निंग है, उस पर हम एक्शन लिए, लोग फसल ना जलाएं, उस पर एक्शन हमने लिया है। ऐसे ऐसे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का काम को हमने रोक कर दिया, फैक्ट्री जो बनने वाला काम है उसको फैक्ट्री को बंद कर दिया अभी, और हम पानी का छिड़काव सब जगह करवा रहे हैं। तो ये सब एक्शन
पोल्यूशन कम करने के लिए, पोल्यूशन मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम कई जगह पोल्यूशन मॉनिटर के लिए ये सब डिवाइस लगवाया है, पोल्यूशन हम मॉनिटर कर रहे हैं। और क्या, तो ये सब क्रैकर पर जो है, क्रैकर व्रैकर जो, तो ये ऐसे ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पोक करते रहती है। करना पड़ता है यार, किसके लिए कर रही है, सिर्फ अपने ही लिए। खुद दिल्ली में रह रहे हैं, खुद झेल रहे हैं, इसलिए कि सब लोग झेल रहे हैं उससे। अब देखो थ्योरी वाला मैटर है, सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल कुछ नहीं। अब जितना चीज हुआ उससे पीआईएल से क्या नतीजा निकला, जस्टिस मिलता है गरीबों को, मार्जिनलाइज सेक्शन को, जुडिशरी मॉनिटर करती है जेल में रहने वालों को, एसाइलम ऐसे ऐसे प्रोडक्टिव होम में लोग रह रहे हैं, जो शेल्टर हाउस में रह रहे हैं, जो या तो इलीगली फॉरेन इंडिया में आए हैं, तो उनके लिए जैसे अभी है ना रोहिंग्या के लिए कहीं रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ है, या पाकिस्तान बांग्लादेश से जो आसाम में आए हैं उनको सबको लिए शेल्टर कैंप लगा हुआ है, जिनको सब एनआरसी या वहाँ बन रहा है तो उनमें किसी में नाम नहीं आ रहा है, इनका डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पा रहा है, सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे इंश्योर पब्लिक बॉडीज आर अकाउंटेबल, पब्लिक बॉडी सही से काम करे, अवेयरनेस हो, पब्लिक प्रॉब्लम, मीडिया कवरेज, डिबेट, कोर्ट फी बहुत कम है, नॉमिनल चार्ज है, कोई भी पीआई लगा सकते हैं आसानी से, कोई प्रोसीजर मेल करके भी, ज़्यादा लीगल हर्डल ना हो। और पेटिशन डालने में है कि पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा, यहाँ फाइल होगा, यहाँ स्क्रूटनी होगा, इस पहले सिंगल बेंच में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा, ये सब हम नहीं करते, आसानी से हम पीआई ले लेते हैं। कंसर्न रिलेटेड टू पीआई से क्या है, कंसर्न क्या है इससे कि बर्डन हो जाता है जुडिशरी पर, बहुत सारे केसेस सुनना पड़ रहा है, और विदाउट सिग्निफिकेंट पब्लिक इशू फ्रीवोलस छोटे छोटे पिटीशन में कभी कभी लोग अपना नाम के लिए लेके चले जाते हैं, अपना हाईलाइट होने के लिए। रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इंश्योर करता है क्या, सिर्फ कि टेक्निकली जो जो चीज़ है वो दिया हुआ है कि नहीं, फाइल में लगाया हुआ है वो है कि नहीं, लेकिन मैटर को लेना है या कि नहीं लेना है रजिस्ट्री डिसाइड नहीं करेगी, कोर्ट जज डिसाइड करेंगे। तो एक बार तो उनको सुनना ही सुनना है 10 मिनट के लिए सही, तो उसमें कोई बहुत सारा बकवास मैटर है तो उसको वहीं रद्द कर देते हैं, काम का मैटर है तो ले लेते हैं। इसमें मेरिट हो, इसमें कुछ लगता है वाकई में कुछ सुनने की बात है, इसमें लगता है कि ऐसे बकवास पहुंच गया तो उसको, तो अल्टीमेटली टाइम तो बर्बाद होता ही है। कभी कभी कोई अपना पर्सनल ग्रीवेंसेस के लिए है जो पीआईएल लगा लेते हैं। अब एक टूल बन गया है, इतना पीआईएल लोग लगाने लग गए हैं कि इसको अब कहा गया है कि पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ऐसे ऐसे पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पॉपुलरिटी के लिए नाम कमाने के लिए वकील पीआईएल लगाते हैं कि हम नाम कमाएंगे तो हमको बाद में क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे, या एक पार्टी दूसरे पार्टी को नाम खराब करने के लिए अपने ही पार्टी के लोग पीआईएल लगा देते हैं, मतलब दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में, मतलब सरकार के अगेंस्ट में अपोजिशन वाले पीआईएल लगा दिया, पीआईएल फाइल कर दिया, तो ये सब चलता है। एंड समटाइम पीआईएल ले टू जुडिशियल ओवररीच, कोर्ट इन पीआईएल के जरिए देखा है कि ऐसे ऐसे मेजर डिसीजन दिए हैं, तो ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो काम है उसमें जजेज हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं। डिमेरिट लिखाता है तो खूब डिमेरिट 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 चलते जाता है, ऐसे ही लिखाता है। 2024 का क्वेश्चन, अब देखो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या रीजन है देख ही रहे हो, सिस्टम खराब है, लोग अफेक्टेड हैं, कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं, कौन कौन पीआईएल के लिए एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, वैसे ऐसे जो एनजीओ लोग हैं, एक्टिविस्ट है, ये है सुप्रीम कोर्ट में ये एक प्रोविज़न है, और ऐसे ऐसे जजमेंट मिला है, तो ऐसे ऐसे करके पीआईएल जाता है लोग, और तो ये है। एंड एज ए रिजल्ट इट हैज शोन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। हाँ, कैसे कैसे मेजर मेजर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो सब जजमेंट का कुछ कुछ नाम देकर हल्का हल्का जजमेंट लिख देना है। ये आंसर कर दिए। और कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, तो इतना इतना मेजर मेजर जो जजमेंट आया है, तो बिना सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो कहाँ से जजमेंट दे पाती। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस का पावर, और जो जजमेंट कैसे वैसे मेजर मेजर डेमोक्रेसी से रिलेटेड जजमेंट हुआ, मतलब कोई भी चीज़ देखो तो डेमोक्रेसी 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 में ही आएगा। कोई भी सिस्टम चल रहा है तो सिस्टम के अनुसार चलना डेमोक्रेसी ही कहलाएगा। किसी भी जजमेंट को लिख दो तो डेमोक्रेसी का ही पार्ट कहला जाएगा। इतना सारा जजमेंट आपके पास हो गया है। अब है जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज इन्विसेज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस context justify the filing of large number of public interest litigation, praying for issuing guidelines to the executive authority को guideline। तो इसके बारे में
तो जो जिसमें क्या है बेसिकली क्या जानना चाह रहा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कहाँ कहाँ गाइडलाइन इशू किया है। तो जजमेंट बहुत सारा बताया है, तो जजमेंट में दिखा दोगे क्या है। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्टर। सही बात है कि उनका लेजिस्लेशन का काम नहीं है, लेकिन कर रही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया था। इन दिस context justify the filing of large number of public interest litigation praying for issuing guidelines to the executive authority। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को गाइडलाइन इशू कर रहा है। तो आप देखो कोविड वाला भी केस अगर है तो एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना, एग्जीक्यूट करना उनका काम है, फिर भी कोर्ट इशू कर रही है गाइडलाइन। तो ये भी तुम्हारा जजमेंट में, ये इसमें लिखोगे जजमेंट दोगे तो उसका कोर्ट करोगे। एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे रहे, पोल्यूशन कम करे उसमें भी, व्हीकल को इमिशन को चेंज करने के लिए बात कहा कि सीएनजी पर लाएं, वो भी गाइडलाइन है। फिर और क्या है, फिर है अब फैक्ट्री को, जितना भी है सब में देखोगे एग्जीक्यूटिव को कोई ना कोई मतलब सरकार को डायरेक्शन ही दिया जा रहा है, कैसे करे वैसे करे ऐसे करे। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको बोला गया कि रिलीज करना है, तो वो उसका काम क्या था, एग्जीक्यूट करना एक तरह से, लेजिस्लेट करना काम है, वो एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर है, एडमिनिस्टर करना एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो उसमें भी डायरेक्शन कौन इशू कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट कर रही है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का काम। तो हर चीज में कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका, एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन इशू कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो करना एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट कहलाएगा। तो उतना सारा जजमेंट है, कोई भी जजमेंट का लिख दो। तो ये हुआ यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ तक अब हुआ आपका जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू नहीं, कहाँ था, कहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ होता है आपका खत्म। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया अब तक बहुत सारा चीज, हर चीज में कोई एक चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फंडामेंटल राइट आया बहुत सारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और डीपीएसपी का प्रोविजन, कितने सारे चैप्टर इसमें मैंने ख़त्म कर दिए हैं। और जितने जजमेंट दे दिया, कोई भी क्वेश्चन अगर फंडामेंटल राइट से जजमेंट से रिलेटेड आना है तो हर जगह अप्लाई हो जाता है, पता ही है। तो यू आर एलिजिबल नाउ हो आंसर करने लायक, और सब चैप्टर जाके पढ़ भी लेना है, ऐसा नहीं है तो इंतजार नहीं करना है, मैंने इतने सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं। तो क्या मुझे कोई पागल कुत्ता नहीं काटा हो कि बुक में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द 3-4 पेज में लिखा हुआ है, तो मैं इतना दिन से क्या कर रहा था, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ ना, जितना चीज मैंने पढ़ाया है, जितना टाइम लेता हूँ, सब सिलेबस का ही पार्ट, बियॉन्ड नहीं। सब एग्जाम में पूछा जाता, मैं क्वेश्चन रखता हूँ सामने, पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन रखता हूँ, तो कोई ये ना बोल सके कि बकवास किया इन्होंने, इधर उधर की कहानियां सुनाई है। कहानियां भी सुनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेन से रिलेटेड लिखने की बात या इंटरव्यू से रिलेटेड बात होती है, अदरवाइज ऐसे नहीं। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला है कि आपके पास जो वीडियो पहुंचती है अगर तो शॉर्ट 1 घंटा या ऐसे, लेकिन जब मैं क्लास लेता हूँ तो क्या होता है, वो तो लगातार 4 आवर, मोर देन 3.5 आवर 4 आवर ऐसे लगातार मुझे बोलना पड़ता है, तो आपसे ज़्यादा मुझे डिफिकल्टी खुद मुझे होती है। चलो यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है,
और ये इंस्टाग्राम का है। तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr. विकास विकास अंडरस्कोर IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।